हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, तो सबने सोच लिया ना नेक्स्ट वीक क्या क्या कर रहे हो फिफ्थ को? गुड साहिल तो बाबा ब्लैक शीप सुनाएगा, ठीक है। हर्ष रूबिक्स क्यूब दिखाएगा। रोहित सर ने कौन सी गेम खिलाई? अच्छा, कौन जीता? अच्छा, ड्रॉ करने वाली क्या थी? एक वो लोगोज वाली होगी। चलो अगले वीक के लिए कर लो डिसाइड। हाँ, अगर उस दिन क्लास नहीं लगाई तो भी वीडियो ऑन रखनी पड़ेगी। सही कह रहे हो अंजुमन। आज मेरी एक्सेल में थी क्लास, उसमें भी हमने यही किया था बाई चांस कि हर बच्चे ने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया था, साथ में डम शराड्स खेला था। मैंने डम शराड्स में एक दो मूवीज की एक्टिंग की थी, मैं वही कर लूंगा तुम्हारे साथ भी। नहीं, गाना नहीं मैं गा सकता भाई, गाना गाना नहीं है मेरे बस में।
अच्छा चलो, जो बच्चों हमारी एडवांस क्लास चल रही थी आज, अरे मेड वाले हैं ना आज? ठीक है। तो अभी जो हमारी एडवांस में जो चल रहे थे क्वेश्चंस की डिस्कशन, वो अलग रखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम आगे पढ़ते हैं। मैं आपको आज वो बच्चों भेज दूंगा क्वेश्चंस, मैं अभी इकट्ठे ही कर रहा था, नेक्स्ट वीक कर देंगे। हर्ष, आप कितना कर लेते हो रूबिक्स क्यूब, बड़े से बड़ा? अच्छा, चलो। तो बच्चों आज हम ये अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक है। नॉन मेड स्टूडेंट्स, इससे पहले लीव सम, छोड़ दो, 10 एक पेज छोड़ दो, जो अपना थोड़ा सा पार्ट 2D कोलिजन्स का बचा हुआ है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो बीच में वो क्वेश्चंस होंगे, उसके मतलब थ्योरी होएगी, उसके क्वेश्चंस होंगे, तो ज़्यादा छोड़ने में तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लीव 10 पेजेस एंड देन स्टार्ट विद दिस। नहीं भर रहे होंगे 10 में और क्वेश्चन दे दूंगा, उसमें क्या है, भरवाई दूंगा मैं। हाँ करण, तुम कम छोड़ सकते हो। तो चलो, तो बच्चों ये जो सर्कुलर मोशन है, दिस इज आइडियली नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ 2D मोशन, है ना। इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, तो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ 2D, बट हम स्टिल इसको सेपरेटली पढ़ते हैं, बिकॉज एक तो सर्कुलर मोशन काफ़ी जगह यूज होती है इन पर्टिकुलर, और दूसरा ये कि हम इसको जिस मेथड से पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से, मतलब 2D के कंपैरिजन में जिस तरह हम पढ़ेंगे वो बहुत इजी हो जाएगा।
2D में इसकी इक्वेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स बनती हैं। हम जिस तरह से पढ़ते हैं उससे बहुत इजी हो जाता है सारा कुछ। है सारा कुछ मतलब नथिंग न्यू, है सारा कुछ पुराने चैप्टर्स ही जैसे ही। तो आप देखोगे कि हम इसको प्रैक्टिकली 1D में ही कन्वर्ट कर लेंगे, इससे थिंग्स बिकम वेरी इजी। सो ऑफ कोर्स वी नो कि व्हाट इज सर्कुलर मोशन, राइट? सर्कुलर मोशन का मतलब है कि जब एक बॉडी एक सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रही है। अब बच्चों याद करो, हमने 1D 2D किस तरीके से पढ़ा था? अंडरलाइन कंसेप्ट क्या था हमारा? चार्ट कैसे थी 1D 2D की? हम मोशन को, कोई भी मोशन को स्टडी करना कैसे शुरू करते हैं? नहीं, कंपोनेंट से भी पहले एसेंशियली 1D मोशन 2D मोशन सारे रिजल्ट्स कैसे बने थे? कैलकुलस लगाया था हमने, या जो भी इक्वेशंस लगाई थी, स्टार्ट कैसे किया था? किसको स्प्लिट किया था एक्स वाई में? मतलब फ्रॉम वेयर डू वी स्टार्ट? हम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं ना। पोजीशन लिख ली, उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ गई, उसको फर्दर डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन आ गई, इजंट इट? तो बाइंडिंग मोशन में हमने सीखा था कि भाई पोजीशन को सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई से स्पेसिफाई कर दो। 2D मोशन में हमने सीखा था कि भाई पोजीशन को एक्स और वाई दोनों की हेल्प से स्पेसिफाई कर दो, राइट? तो सर्कुलर मोशन में देखो हम क्या करते हैं, बस हमने यही सीखना है कि हम पोजीशन कैसे स्पेसिफाई करेंगे, उसके आगे तो सारा कुछ वही है जो पहले था। So we just need to learn कि of course स्टैंडर्ड तरीका तो वो था ही कि हम अपना नॉर्मल एक्स वाई के हिसाब से कर देते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट क्या करें? तो ये ओरिजिन है बच्चों। हम सारे रिजल्ट एक्स वाई से ही डिराइव करेंगे, बट उनको फाइनली कुछ सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बच्चों इस पर्टिकुलर टॉपिक की हेडिंग दो एंगुलर वेरिएबल्स। तो बच्चों मान लो बॉडी ऐसे सर्कल में जा रही है, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी किधर को होगी? ऐसे, ठीक है। ये भी हम ड्राइव भी करेंगे, ठीक है। तो हमें ऑब्वियसली
देख के भी समझ आ रहा है कि है टेंजेंशियल, वी विल ड्राइव दिस। तो द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि सर्कुलर मोशन में हम बॉडी की पोजीशन को डिनोट करते हैं यूजिंग थीटा। तो क्या ये बताओ, थीटा मान लो हमने जो एंगल लिया है वो एक्स एक्सिस से ले लो, तो बच्चों ये बताओ क्या थीटा से हमें बॉडी की पोजीशन का पता चल जाएगा, अगर ये पता है पहले से कि वो हाँ सर्कल के अलोंग ही मूव कर रही है? है ना? तो बेसिकली देखो क्या फायदा हो रहा है हमें कि हम अब अगेन ऑफ कोर्स हम एक्स वाई भी यूज कर सकते थे, बट एक थीटा से भी हम पोजीशन को बता सकते हैं। थीटा इज सफिशिएंट टू टेल द पोजीशन। तो ये फायदा हो गया हमें कि अब हमें दो वेरिएबल्स में काम नहीं करना पड़ेगा, हमारा काम एक सिंगल वेरिएबल से बन जाता है। तो अब थीटा मेजर कैसे करना है बस ये देख लो। थीटा इज मेजर्ड विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अब थीटा के बच्चों जो यूनिट्स हम यूज करते हैं दोज आर रेडियन, और क्या रिलेशन होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। मतलब प्लीज रिमेंबर हम थीटा हमेशा रेडियन में यूज करते हैं, ठीक है? एसआई यूनिट जो है वो रेडियन है एंगल का। तो अगर बच्चों इससे पोजीशन पता चल गई और हम ये देख सकते हैं कि ये एक एंगल है, तो हम अब अगेन जैसे 1D में या 2D में करते थे, पोजीशन को क्या करते थे हम, पोजीशन से हम वेलोसिटी बनाते थे। यहां स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि है ही सिंगल वेरिएबल। हम पोजीशन से वेलोसिटी कैसे बनाते थे बच्चों? डिफरेंशिएट करके, है ना? तो अगली जो टर्म बन जाएगी वो है एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी जो दो तरीके की होगी, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। एंगुलर वेलोसिटी को बच्चों हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल ओमेगा। तो ओमेगा एवरेज बन जाएगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, एंड ओमेगा इंस्टेंटेनियस बन जाएगा
डी थीटा बाय डी टी। तो ये ओमेगा हमें क्या बता रहा है? ओमेगा इज बेसिकली अ मेजर ऑफ कि वो एंगल किस रेट से चेंज कर रहा है, राइट? ज्यादा ओमेगा मतलब ज्यादा रेट से एंगल चेंज कर रहा है, कम ओमेगा मतलब कम रेट से एंगल चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ओमेगा इज अ मेजर ऑफ कि वो मतलब फिर से कि एंगल कितना जल्दी चेंज कर रहा है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कि इसको हम अपने नॉर्मल एक्स वाई के साथ कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, अभी ये चिंता मत करो कि सिर्फ एंगल से तो पोजीशन का पता नहीं चल रहा, ओरिजिन सेंटर पे लेना है। यस, एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? दिस इज रेडियन पर सेकंड। एक बच्चों कॉमन यूनिट चलता है एंगुलर वेलोसिटी का आरपीएम। तो 1 आरपीएम का क्या मतलब हुआ? राउंड्स पर मिनट। एक राउंड में कितना एंगल हुआ? 2 पाई। तो इस तरीके से यू कैन कन्वर्ट आरपीएम टू द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेडियन पर सेकेंड। और तीसरा जो क्वांटिटी बन जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल अल्फा। Again, this will be of two types. Alpha average and alpha instantaneous. अल्फा एवरेज क्या होगा? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। एंड अल्फा इंस्टेंटेनियस होगा डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है जी। तो बच्चों जस्ट लाइक मांडी, यहां भी इक्वेशंस ऑफ मोशन बन जाती हैं। यहाँ पे क्या कंडीशन होगी इक्वेशंस ऑफ मोशन की? अल्फा कांस्टेंट। तो मुझे इन वेरिएबल्स की टर्म्स में बताओ कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या बन जाएंगी?
मतलब जो पड़ी हुई हैं उनको कन्वर्ट कर दो इन वेरिएबल्स की टर्म्स में, तो ये क्या बन जाएंगी? पहली बन जाएगी ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। दूसरी बन जाएगी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस डेल्टा थीटा हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और तीसरी बन जाएगी ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। अच्छा बच्चों एक बात समझो यहाँ पे, ये जो मैंने लिखवाया भी था, थीटा की आपने डायरेक्शन किस तरह लेनी है? जैसे लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर बॉडी ने एक चक्कर पूरा काट लिया तो आप उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस विल बी 2 पाई नॉट 0। इसको समझो, देखो ध्यान से। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जीरो हमारे माइंड में आता है जब हम इसको लीनियर के साथ मिक्स कर लेते हैं। लीनियर का एग्जांपल लेते हैं। किसी केस में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो कब आती है? जब उसने एक जगह से चलना शुरू किया, आगे गई और वापस आ गई, मतलब बीच में एक्स पॉजिटिव हुआ और फिर नेगेटिव हुआ, है ना, बॉडी की डायरेक्शन चेंज हुई। यहां पे हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब एक बॉडी चक्कर काट रही है तो क्या एंगल की डायरेक्शन चेंज हुई? एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ता ही रहा ना। ठीक है, तो प्लीज समझो, अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नो डाउट। ठीक है, मतलब कोई लेंथ वाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। लेकिन अगर हम एंगल की टर्म्स में बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो दैट विल बी 2 पाई इन वन रेवोल्यूशन। क्योंकि उस केस में जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हुई। ये लिख ही लो। राइट, तो बॉडी ने इस तरह से एंगल कवर किया है।
मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 कब आ सकती है? अगर बॉडी की मोशन कुछ ऐसी हो, देखो ऐसे, ठीक है। ये एक फर्क समझना है, इस केस में 0 है, इस केस में 2 पाई है। सिमिलरली अगर बॉडी ने 2 राउंड्स काट लिए, फिर क्या हो जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? 4 पाई हो जाएगी, है ना? तो इनको बच्चों आप कहाँ पे मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब ये क्वांटिटीज को। जैसे मान लो फैन है अपना, है ना? तो जब फैन को हमने ऑन किया तो ऑब्वियसली उसने घूमना स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम पे उसकी कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन है, राइट? धीरे धीरे, जिसको हम कह रहे हैं कि हाँ भाई वो एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो वो क्या है? वो एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, या वेलोसिटी कह लो, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको आप लीनियर के साथ भी रिलेट तो कर ही सकते हो, बट प्रेजेंटली हम एंगल की टर्म्स में समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप फैन को ऑब्जर्व करो बच्चों, हम एंगल क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो, चलो मैं फैन की जगह एक, लेट से एक रॉड लेते हैं जिसको हम इस तरीके से घुमा रहे हैं, राइट? तो आप देखो कि अगर मैं रॉड के ऊपर कोई भी पार्टिकल लूं, हर पार्टिकल की मोशन किस तरीके की है? हर पार्टिकल ऐसे आर्क्स बना रहे, इजंट इट? लेकिन एंगल तो सबका सेम है ना? तो ये फायदा हो जाता है, हम ये लेमैन लैंग्वेज में बोल तो देते हैं कि भाई पंखा एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, बट क्या पंखे के ऊपर हर पार्टिकल की, अगर हम लीनियर स्पीड की बात करें जो नॉर्मल अभी तक हम पढ़ते आए थे, क्या वो सेम है? एक बार सारे सोचो इस बात को। जो पॉइंट तो बिल्कुल पंखे के सेंटर पे है, उसकी स्पीड तो 0 ही हो गई। जो पॉइंट बिल्कुल एक्सट्रीम पे है, सबसे बाहर वाला, वो सबसे बड़ा रेडियस का सर्कल बना रहा है। जो कोई इन बिटवीन है, वो छोटे रेडियस का सर्कल बना रहा है। तो सारे पॉइंट्स अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, राइट? तो उनकी स्पीड जो है वो डिफरेंट है। कौन से वाली स्पीड सेम है सारे पार्टिकल्स की? एंगुलर, राइट? सारे पार्टिकल्स सेम एंगल कवर कर रहे हैं इन सेम टाइम।
क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ओके, तो बच्चों आपको जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे आपके मॉड्यूल में, वो सिंपल इनइक्वेशंस पे बेस्ड होंगे। बस क्या होगा कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन दी होगी कि पार्टिकल भाई इतने टाइम में इतने सर्कल्स कंप्लीट कर लिए या कुछ, तो उसके हिसाब से कुछ निकालो। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ दिस। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। ठीक है हर्ष, आदित्य ठीक है। वरुण ठीक है।
हाँ बच्चों, हो जाना चाहिए इतनी देर में। ये आंसर्स आ जाएंगे। इतने बच्चों को डाउट है, प्लीज आस्क। ए पार्ट कैसे निकलेगा? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम। ओमेगा कैसे निकलेगा? डी थीटा बाई डी टी करके। तो पहले तो आप ओमेगा निकाल लोगे, 12t²। ठीक है, तो अब ओमेगा फाइनल क्या हो गया? 12 इंटू 4 40, 12 इंटू 4²। ओमेगा इनिशियल क्या हो गया? 12 इंटू 2²। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, टाइम इंटरवल कितना है 2, उससे डिवाइड कर दो, इससे निकल आएगा। ठीक है बच्चों? ओके, अब ये पार्ट बच्चों हमने वैसे पहले किया भी हुआ है, जो हम अभी करने लगे हैं, बट अब शायद और अच्छे से हम समझ जाएंगे। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम जो हम नॉर्मल एक्स वाई में पढ़ते आए हैं आज तक, एक बार उसकी टर्म्स में निकालेंगे और फिर देखेंगे कि उसको एंगल की टर्म्स में किस तरह से डिनोट कर देना। मतलब अभी हम वही वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालेंगे नॉर्मल, जो हम पहले निकालते थे। बच्चों बेसिकली ना हम दो तरीके की क्वांटिटीज बोलते हैं, इनका एक बार मतलब समझ लेते हैं। ये जैसे मैंने लिखा है ना, लीनियर एंड एंगुलर। वेलोसिटीज नहीं बच्चों, वेरिएबल्स लिख लो। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि लीनियर क्वांटिटीज क्या थी जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन। तो मतलब वहां पे सारा कुछ कैसे आ रहा था? मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो लेंथ की टर्म्स में बताती थी सारा कुछ। ठीक है, एंगुलर क्वांटिटी सारा कुछ कैसे बता रही है कि बॉडी ने कितना एंगल कवर किया है एक्स एक्सिस के हिसाब से। ठीक है, तो बच्चों इस फिगर में हमारे एक्स क्या हो गया और वाई क्या हो गया? साइन कॉस में लिख सकते हैं हम, देखो। मैं उल्टा लिख दिया क्या, एक्स वाई? हम्म। तो बच्चों बॉडी की पोजीशन क्या बनेगी? उसका पोजीशन वेक्टर
ओरिजिन से। So what is R vector? R vector is nothing but xi cap plus yj cap is equal to r cos theta I cap plus r sin theta j cap, isn't it? अब वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? dr by dt, ये क्या बन गया? माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाय डी टी आई कैप प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी जे कैप, है ना? डी थीटा बाय डी टी क्या होता है बच्चों? ओमेगा। तो ये बन गया ओमेगा आर इंटू माइनस साइन थीटा आई का प्लस कॉस थीटा जे का। Isn't it? तो बच्चों एक बात तो हमें ये समझ आ रही है, वी कैन सी कि ये जो v वेक्टर आया ये r वेक्टर के परपेंडिकुलर है। कैसे पता चल रहा है? डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है? तो ऑल्दो ये बात हमने फिजिकली समझ ली थी, बट अब हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया कि जो वेलोसिटी है दैट इज अलोंग टेंजेंट। अब बच्चों ये तो हुआ बिल्कुल नॉर्मल, इसमें तो मैंने कुछ सर्कुलर वाला कुछ यूज ही नहीं किया, है ना? ये तो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल एक्स वाई में लिख के उसको डिफरेंशिएट कर दिया। सर्कुलर के हिसाब से मतलब हमने इसको कैसे यूज करना है फर्दर, देखो अब ध्यान से समझना बच्चों।
बस आप ये देख सकते हो कि ये जो ओमेगा आर के साथ वेक्टर बना हुआ है, ये एक यूनिट वेक्टर है, राइट। इस वेक्टर को हम एक नया नाम देते हैं जो कि हम आगे सर्कुलर में यूज करेंगे। सो वी डिफाइन, ये जो टर्म आई थी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, आपको ख्याल होगा एक्स वाई में भाई हमने आई कैप जे कैप टर्म्स बनाई थी और फिर सारा कुछ आई कैप जे कैप की टर्म्स में हम लिखते हैं, राइट। इसको हम बोलेंगे एज टी कैप, और ये टी कैप क्या है? टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो जैसे बच्चों नॉर्मल 2D मोशन में हम सारा कुछ स्प्लिट कर देते थे, हम कहते थे कि अलोंग एक्स एंड बाय, आई कैप जे कैप में लिखते थे सारा कुछ। सर्कुलर मोशन में हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया जिसके अलोंग हम हमेशा बात किया करेंगे या मोशन को स्प्लिट किया करेंगे, वो है टी कैप, टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, आपको कभी फर्दर ये लिखना ही नहीं पड़ेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप वाली टर्म, आप तो सीधा बात करोगे इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंट तो एकदम देख के पता चली जाएगा ना सिचुएशन से, फिगर से, कि बॉडी की जो भी पोजीशन हो उसके हिसाब से आपको टेंजेंशियल तो पता चली जाएगी। तो इसलिए हम ऐसे कहेंगे v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा आर टी कैप। तो बच्चों एक कंफ्यूजन हो सकती थी आपको कि सिर्फ टेंजेंशियल अगर लिखते हैं हम तो उससे ये पता नहीं चलता ना कि मतलब कि टेंजेंट जैसे बनाना है इस पॉइंट पे कि वो ऊपर को बनेगा या नीचे को बनेगा। इजंट इट? अगर मैं आपको सिर्फ वो सर्कल की पोजीशन दिखाता जो बनी हुई है, मतलब उस पॉइंट की, और अगर मैं आपको कहता कि भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, तो आप ये तो कह देते कि भाई टेंजेंट के अलोंग होएगी। आप ये तो नहीं बता सकते थे ना कि वो मतलब ऊपर की तरफ होएगी या नीचे की तरफ होएगी। वो कैसे पता चल जाएगा हमें? वो कोई भी सिचुएशन से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का पता चल जाएगा। तो ये लिख लो एक लाइन की वी विल गेट टू नो ऑफ
अगर ये पहले नहीं पता होगा तो फिर वो तभी हो सकता है अगर आपको थीटा की फॉर्म में कोई मैथमेटिकल रिलेशन दिया होगा, तो वहां तो एनीवेज आपने सीधा डी थीटा बाई डी टी करना है। बच्चों हमने वेक्टर्स के टाइम पे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था। ओके तो अच्छा बच्चों, ये रिजल्ट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हर जगह लगेगा, मतलब ये रिलेशन तो आएगा ही आएगा, वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा टी कैप। नहीं नहीं, दिस इज ओनली फॉर अ सर्कल। बेसिकली आप देखो, हम ये जो सारी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसमें हम आर को कांस्टेंट मान रहे हैं, है ना। अगर आप इसको बिल्कुल जनरल फॉर्म में करते हो तो आपका आर भी एक वेरिएबल आ जाता है, तो वो तो एक अलग ही केस होता है। वो तो मतलब पूरा ही सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स की अलग थ्योरी होती है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ना, वो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में तो बस डिफरेंशिएशन है, मतलब अगर वो आपको खुद से कोई सिचुएशन बना के दे दें, आपको ये तो बस पता होना चाहिए ना कि कोई भी पोजीशन है उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आती है, उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन होती है ना। वो ऐसा नहीं बना के दे सकते आपको कुछ कॉम्प्लेक्स सी फॉर्म की, मतलब जिसमें आपको पहले से कुछ पता होना चाहिए। तो यहीं पे ही हम दूसरी डायरेक्शन भी लिख लेते हैं क्योंकि वो भी यूज करनी पड़ेगी जल्दी। तो एक तो ये होगी डायरेक्शन, दूसरी जो डायरेक्शन होती है ये बच्चों हम यहां से उठाएंगे। ये जो आर वेक्टर लिखा हुआ है ना, आर वेक्टर क्या बन रहा है आप देखो, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये बेसिकली कौन सी डायरेक्शन है जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर बन रहा है। बच्चों कोई भी केस हम सॉल्व करते हैं तो हमें दो डायरेक्शंस चाहिए होती है ना, परपेंडिकुलर। एक डायरेक्शन तो मैंने आपको बोल दिया कि हम टेंजेंशियल वाली लेंगे, दूसरी डायरेक्शन हम लेंगे इसके परपेंडिकुलर वाली। वो हम जो डायरेक्शन लेंगे, अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं भाई, टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर कौन सी बन रही है, पोजीशन वेक्टर वाली डायरेक्शन ही बन रही है, आर वेक्टर वाली, इजंट इट। तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो है कि आर वेक्टर ही ले लें, ठीक है। हम उसकी जगह आर वेक्टर लेने की जगह जो हम दूसरी डायरेक्शन लेंगे बच्चों, वो इस तरह से लेंगे, आर के ऑपोजिट।
इसको हम डिनोट करते हैं सी कैप से। ये आपको समझ आ जाएगा कि ऐसा ही क्यों किया। जल्दी। तो हमने एक वेक्टर एक डायरेक्शन तो ले ली एज टेंजेंशियल वाली बच्चों। ये जो दूसरी डायरेक्शन है, ये आप देख सकते हो बेसिकली ये कौन सी डायरेक्शन हुई। ये बच्चों आप देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। ये मतलब जो आर वेक्टर लिया था हमने, जो पोजीशन वेक्टर लिया था, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है ये। ना, दिस इज नथिंग बट द ऑपोजिट ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसको हम बोलते हैं एज सी कैप। सी कैप को हम कहते हैं एज सेंट्रीपीटल डायरेक्शन। ये नाम तो सुना ही होगा, है ना। सेंट्रीपीटल का क्या मतलब होता है? टूवर्ड्स सेंटर। So for some reason which we will understand soon, हम इसको बोलेंगे एज, हम दूसरी जो डायरेक्शन यूज करेंगे वो सेंट्रीपीटल करेंगे, टुवर्ड्स सेंटर वाली। तो एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपीटल। और ये कब यूज करनी पड़ेंगी? जब हम सारा कुछ लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे। जब हमें लीनियर के हिसाब से बताना होगा। तो अब हम मतलब एक्स वाई की फॉर्म में नहीं बताएंगे, अब हम सारा कुछ टेंजेंशियल और सेंट्रीपीटल डायरेक्शन की फॉर्म में बताया करेंगे। जैसे हम कहेंगे कि भाई जो वेलोसिटी है इसकी वो टेंजेंशियल टेंजेंशियल है, टेंजेंट के अलोंग है। दूसरी वाली चीज का आपने अभी फिलहाल यूज तो नहीं किया, आगे करेंगे ये हमने क्यों डिफाइन किए। तो वेलोसिटी हमने निकाल ली बच्चों। वेलोसिटी हमने देख लिया कि मैग्नीट्यूड वाइज इट इज इक्वल टू ओमेगा आर, एंड उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है।
Now let's try to find acceleration. Acceleration क्या बन जाएगी? dv by dt. तो आप बच्चों ये वाली जो हमने वेलोसिटी लिखी है आई कैप जे कैप में, इस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करो और इससे एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बनाओ. जल्दबाजी मत करो, दोनों आंसर गलत आए हैं मेरे पास. मैंने ओमेगा कांस्टेंट नहीं बोला है बच्चों कहीं पे भी. माय क्वेश्चन इज कि ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है आई कैप जे कैप में, उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बनाओ, एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू राइट इट in tangential and centripetal directions.
हाँ भाई, अभी तक बिल्कुल ठीक आंसर जो आया है मेरे पास, विदुषी का है। हर्ष का है। आशीष, उसको कन्वर्ट करो भाई। हाँ। दो ठीक आए हैं अभी तक। आपको आंसर टी और सी की फॉर्म, हाँ, टी कैप सी कैप में ही देना है। आर को बाहर निकालो तो एक तरह से आपके पास दो टर्म्स हैं, ओमेगा इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ इस तरह लिखा जाएगा। तो ये बन गया आर इंटू ओमेगा टाइम्स माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा। एक मिनट, मैंने भी वही गलती कर दी जो आप में से बहुत लोगों ने की है। ये क्या होगा, माइनस कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप, because you are not differentiating with respect to theta, you are differentiating with respect to time. ये बन जाएगा, राइट। अब बच्चों फर्स्ट टर्म में से आप डी थीटा बाई डी टी को जब बाहर निकाल दोगे तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और जो अंदर वाली टर्म है माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, दैट इज नथिंग बट
सी कैप। और जो दूसरी टर्म लिखी हुई है माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, वो क्या है? टी कैप। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके ही लिख लेते हैं। वी गेट अल्फा आर टी कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर सी कैप। इसमें कोई डाउट प्लीज आस्क। तो वी कैन सी कि जो वेलोसिटी थी वो तो सिर्फ टेंजेंशियल डायरेक्शन में आई थी, राइट। वेराज जो एक्सेलरेशन है वो दो अलग अलग डायरेक्शंस में आई है, टेंजेंशियल एज वेल एज सेंट्रीपिटल। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमने क्यों सेंट्रीपिटल डायरेक्शन डिफाइन की थी। वो इसीलिए थी क्योंकि जो एक्सेलरेशन है एक, वो इसके अलोंग आती है। ठीक है। You can of course write it as अल्फा था क्या, डी ओमेगा बाय डी टी। तो मतलब जो सेकंड टर्म है, जो सेंट्रीपिटल वाली टर्म है, वो सिर्फ ओमेगा पे डिपेंड कर रही है, वेराज जो फर्स्ट टर्म है वो ओमेगा के डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज, भाई आर तो कांस्टेंट ही है, उसको चाहे अंदर ले जाओ। ये क्या टर्म है ओमेगा आर? वी, है ना। तो दिस इज dv by dt into t cap। बच्चों एक बात से कंफ्यूज मत होना कि चलो आप बताओ, हमने स्टार्ट भी यहीं से किया था वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके, और एंड में हम कह रहे हैं कि यार दो टर्म्स बन गई, उसके साथ एक और आ गया कुछ, ये क्या हो गया? मतलब ये जो हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी वी है, उसके राइट हैंड साइड में भी वी है, डिफरेंस के ध्यान से देखो। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे जो हम डिफरेंशिएट करके लिख रहे थे दैट वाज डी वी वेक्टर बाय डी टी।
मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। राइट हैंड साइड पे जो हमने लिखा है dv बाई dt, वहां वेक्टर नहीं है, वहां पे हम सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब स्पीड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो मैं एक बार मैं फिर से एक रिकैप सा दे रहा हूं आपको जो हमने पढ़ा है अभी। एक तो बच्चों खुद से आपने घर जाके आज ये सारा कुछ डिराइव करना है, ठीक है। फिजिक्स बच्चों कैसे आती है, देखो सारा कुछ एक स्टोरी की तरह है, राइट। मतलब आपको ऐसे कुछ अलग से नहीं याद रखना, उसमें स्टोरी में चीजें लगाते जाओ। मुझे सिर्फ क्या, अगर मुझे आपको पढ़ना था, मुझे क्या याद रखना था सिर्फ कि यार सर्कुलर मोशन में क्या है, बस एंगल इंट्रोड्यूस करना है। एक बार एंगल पता है तो बाकी तो सारा कुछ अपने आप फ्लो करता जा रहा है। कोई नया टूल थोड़ी हमने यूज किया है कि वही डायरेक्शंस, मतलब वही डिफरेंशिएशन, सब कुछ वही है। नई चीज तो बस इतनी आई है कि हाँ जो दो नई डायरेक्शंस हमने बना दी, isn't it? तो सर्कुलर मोशन को अभी तक अगर हम समराइज करें तो हमने क्या कहा है कि भाई सर्कुलर के लिए पहले तो एंगुलर वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, तो और फिर हमने जो हमने पहले वाली लीनियर क्वांटिटीज पढ़ी थी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा, उनको ये एंगुलर वाली क्वांटिटीज के साथ रिलेट कर दिया। और यहाँ पे हमने दो नई टर्म्स बनाई हैं जो डायरेक्शंस हैं। बच्चों आपको ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि ये टी कैप इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और ऐसे ही जो सी कैप था, बस आपको ये पता होना चाहिए फिजिकली टी कैप क्या होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन, और सी कैप क्या है, सेंट्रीपिटल, टुवर्ड सेंटर। तो हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लिया एंड हमने एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाल लिया। अभी मैंने आपको ये फिजिकली कुछ नहीं समझाया कि ये क्या डिनोट कर रहा है, कैसे है, क्यों है। बस हाँ हम ये समझ गए हैं कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई हमने ये दो डायरेक्शंस यूज की हैं। अदरवाइज क्या होता, आप सोचो, अगर हमने ये डायरेक्शंस ना बनाई होती तो हम इस स्टेप पे होते, ये वाला जो स्टेप है। तो मतलब ये बड़ा ही अजीब सा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है देखने में, राइट। बहुत सारी टर्म्स बन जाती हैं इसमें। ठीक है जी। चलो बच्चों दैट्स इट। आपका होमवर्क है सर्कुलर में 0, 1, 3A का ए पार्ट। ये बहुत छोटा सा है, बहुत कम क्वेश्चंस हैं इसमें, आराम से हो जाएगा। क्या एक्चुअली थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपका बिल्कुल ही फ्लो नहीं बनेगा। चलो बच्चों ठीक है देन, ओके बाय।